तो दोस्तों आपका स्वागत है फिर से झारखंड वाला 99 पर। आपका प्रिपरेशन अभी चल रहा है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर, यानी कि जेटेट का प्रिपरेशन चल रहा है। आपको पता है कि 2026 में यानी कि मार्च में आपका एग्जाम होना तय है, इसीलिए मैं आपके लिए लगातार महामैराथन के क्लास लेते आ रहा हूं। और आपको यह भी पता है सहायक आचार्य में मैंने जो पढ़ाया था सभी वीडियो से जबरदस्त प्रश्न आपको देखने को मिला था, आप अभी भी जाके मिला सकते हैं उसको। तो उसी प्रकार से मैं आपके लिए महामैराथन का क्लास लेते आया हूं। बिना समय गवाए आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो भी मैं वीडियो यहां पर दिखाऊंगा आपको लगातार जो है जेटेट का एग्जाम में जो मार्च में होने वाला है आपको मैक्सिमम प्रश्न यहां पर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम जल्दी चलते हैं डायरेक्ट प्रश्न के तरफ। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं जेटेट 2013 में जो प्रश्न पूछा गया था मैथमेटिक्स में, वो टोटल प्रश्न इसी वीडियो में। तो बिना समय गवाए आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यह है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। लिखा यह हुआ है कि 10 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू 2 मीटर माप की एक टंकी जल से भरी हुई है। जी हाँ, ये टंकी है, टंकी जल से भरा हुआ है, इस प्रकार से टंकी है। अच्छा, यहाँ पर 3 चीज दिया है, ये लंबाई चौड़ा और ऊंचाई को इंडिकेट कर रहा है। इसको बहुत तरह से लिखता है, बाय करके भी लिख सकता है, इंटू करके भी लिख सकता है, सेंटीमीटर में, मीटर में, इस तरह से आपको लिखते जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर टंकी है, कैसा है, तो ये आपका जो है आपका घनाभाकार है, यानी घनाभ आकार का है, क्योंकि लंबाई चौड़ा ऊंचाई घनाभ में ही होता है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस प्रकार से चीजें हैं। ये हो गया आपका, ये है लंबाई क्या है 10 मीटर है, 10 मीटर है। चौड़ाई कितना है तो आपका 5 मीटर है, 5 मीटर है। और ऊंचाई क्या है तो 2 मीटर है, 2 मीटर है। कह रहा है कि ये टंकी में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, इसके जल को एक दूसरे टंकी में डाला जाता है, इसका पानी को जो है एक दूसरा टंकी में ले जाया जा रहा है। और वो जो टंकी है इसके जल को एक दूसरी टंकी में डाला जाता है, जिसका आधार एक वर्ग है। आधार मतलब नीचे का बात चल रहा है, बेस का बात चल रहा है। तो एक होता है टॉप ऊपर और नीचे होता है बॉटम, बॉटम यानी कि बेस। तो यहां पर जो है कहता है कि दूसरी टंकी में डाला जाता है जिसका आधार एक वर्ग है, लेकिन नीचे में क्या है वर्ग है, नीचे में वर्ग है। बनाते हैं तो इस प्रकार से होगा टंकी। और ये जो है आपका नीचे में, यहाँ तो पूरा वैसा बना नहीं है लेकिन आप फिगर समझ लीजिएगा। ये जो नीचे में है बेस, नीचे का जो बेस है वो बिल्कुल वर्ग की तरह है, एकदम वर्ग की तरह है। हम थोड़ा बना ही देते हैं तो अच्छा रहेगा, ये वर्ग की तरह, ठीक है। इस टाइप से हो सकता है, इस टाइप से, तो इस टाइप से है ना। तो ये पानी जो है यहाँ का पानी, ये जो पानी है इस टंकी का पानी कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, टोटल यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। अब पानी जा रहा है तो कहता है कि जिसकी भुजाएं 5 मीटर है। अब इसका जो साइड है नीचे का है वर्ग। ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पर फिगर बनाया तो आपको जो है 6 फेस में, मतलब बाएं दाएं ऊपर और नीचे 6 फेस में जो है वर्ग की तरह दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कह रहा है नीचे में क्या है वर्ग है, नीचे में वर्ग है, इसका मतलब ऊपर में भी वैसे ही होगा। तो वर्ग का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो नीचे में जो चीजें हैं यहां पर समान होगी। क्या समान होगी तो ये 5 मीटर है तो ये भी क्या होगा 5 मीटर है ना, 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा और ये भी 5 मीटर होगा। सिर्फ नीचे का बात चल रहा है, नीचे का जो है आपका लेंथ और ब्रेड्थ जो है 5-5 मीटर का होगा, इसलिए कि वो वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ऊपर का भी उसी प्रकार से होगा, लेकिन बाएं दाएं में यानी कि इधर 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 और इधर जो मेरा बना हुआ है रेक्टेंगुलर शेप, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी भी भुजाएं सब जो होगा वो वर्ग की तरह होगा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे तो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी वर्ग है, लेकिन ये जो है बीच में कैसा है ये पता नहीं है, इसलिए इसका हाइट जो है अलग हो सकता है। तो कह रहा है ये कि जल की गहराई क्या है, जल कितना जो है गहराई तक है, हाइट क्या है जल की, वाटर के, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चीजें हैं यहां पर जो पानी है ये पानी यहां पर चल जाएगा, तो जान लीजिए कि इसमें जो आयतन था पानी का वही आयतन यहां पर भी होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए 1 लीटर का कहीं से आपको मिल गया कि कोका कोला का बोतल है, उस कोका कोला का बोतल को जो है
आप क्या किए कि एक गिलास में ले लिए, तो उसमें जो कोकोला का बोतल में पानी था, वाटर जो भी था, आपका यहाँ पर भी आ गया। वही चीज यदि आप अपना पी लिए तो पेट में जो गया वही चल गया टोटल। तो इस सबका क्या है, तीनों स्थिति में उसका आयतन सेम होगा। और आयतन का मतलब सिंपल समझ लीजिए, जैसे देखिए कोई आदमी है तो इसका हाड़ मास जितना मतलब ठूस ठूस के भरा हुआ है, सब क्या कहलाता है, आयतन। और एक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या आता है, ऊपर पोर्शन जहां पर हम कलर कर सकते हैं। पेंट दिया जाए तो जहां पर हम कलर कर सकते हैं वो क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर घुस के हम पेंट करना शुरू कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो क्षेत्रफल होता है जो ऊपर पोर्शन होता है, लेकिन अंदर की जो चीजें ठूस ठूस के भरी हुई है वो तो आपका होता है आयतन। जैसे ये है, ये आप देख रहे हैं, ये पेन है, तो पेन का जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम छू पा रहे हैं, यानी कि जिसको हम कलर कर सकते हैं, रंग सकते हैं, तो ये मेरा क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन ये जो ठूस ठूस के इसमें मटेरियल डाला गया है, ये क्या है, आयतन है। तो ये चीज कहता है इसमें जो वाटर था इसमें चल गया तो दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा, इतना दूर आप समझ गए। अब आपको हम बताना चाह रहे हैं, ये जो फिगर है घनाभाकार है, और घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, इसका हो जाएगा। अब ये जो है ये भी एक प्रकार से घनाभ ही है, लेकिन नीचे जो है, नीचे आपका क्या है, तो नीचे आपका जो बना हुआ है ये वर्ग का बना हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल गुने ऊंचा होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी फिगर का हम आयतन निकालते हैं और फिगर ऊपर और नीचे सेम हो, जैसे ये और ये दोनों ऊपर में और नीचे में सेम है, टॉप और बॉटम, जैसे मान लीजिए बेलन है, ये टॉप और बॉटम दोनों का सेम है फिगर, तो यहां पर इसका आयतन निकालना है तो फॉर्मूला होता है ये नीचे का क्या है, नीचे का क्षेत्रफल गुने ये हाइट। तो ये जो है यहां पर जैसे देखिए कि ये क्या है, ये वो जो है ये वृत्त की तरह है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये जो होता है हाइट, ये क्या होता है, एच। इसी यही कारण है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसी प्रकार से इसको देखिएगा तो ये लंबाई गुने चौड़ा होता है, किसमें, तो ये घनाभ में, और इसका ऊंचा होता है एच, इसलिए इसका आयतन जो होता है एल बी एच होता है। और यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है, यानी कि यदि इसका जो लंबाई और चौड़ाई को दोनों सेम लेंगे तो ए इंटू ए होगा, और एच पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ लंबाई को सपोज कीजिए एल है, फिर क्या है, ये बी है, और यहाँ पर एच। कहिएगा सर यहाँ पर एच कैपिटल लिखे स्मॉल एच, इसलिए कि दोनों का हाइट अलग अलग है, लेकिन इसका आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए बराबर। तो यहाँ पर जो बराबर है एल के देखिए वैल्यू कितना है, तो एल का वैल्यू 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल का वैल्यू क्या है, 10 है। ये हो गया आपका, ये हो गया 10 हो गया इंटू बी क्या है, तो बी आपका है 5, तो ये हो गया 5। एच कितना है, तो 2 है। तो ये जो है आपका घनाभ है, घनाभ का आयतन यहां पर हुआ, और यही पानी चल गया दूसरा जगह चल गया, तो वो जो है वो जो टंकी है उसका आयतन ये हो जाएगा। चूंकि नीचे का जो बेस है वो किससे बना हुआ है, तो ये वर्ग से बना हुआ है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये, यानी कि नीचे का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो जो दूसरा टंकी में गया है उसका आयतन ये हो जाएगा इंटू एच हो गया। अब यहाँ पर दोनों आपस में क्या होगा कि आयतन बराबर होगा, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि यही पानी वहां पर गया है इसलिए आयतन बराबर होगा। देखिए आप काट दीजिए, चूंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ब्रैकेट को भी जो है हम लोग मल्टीप्लाई ही कहते हैं, तो ये कट जाएगा, 5 कट जाएगा, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, यानी 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा हाइट। और ये टोटल क्या था, मीटर में, इसलिए जो है हाइट भी होगा किस में होगा, तो मीटर में होगा, यानी 4 मीटर होगा। यानी कि जो दूसरा टंकी में गया उसका बेस जो है वर्ग था, तो वो पानी कितना ऊंचाई तक होगा, तो उसका ऊंचा होगा 4 मीटर। अब देखिए 4 मीटर किस में है, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो 4 मीटर है आपका जो है इसमें है बी में, तो यहां पर 91 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इतना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हैं। सममिति मतलब होता है कि किसी भी जो फिगर है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। एक ऐसा रेखा के द्वारा जब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो सममिति कहते हैं। जैसे देखिए ये है, सपोज कीजिए ये पीपल का पत्ता है,
ठीक है, और इसको जो है दो पार्ट में बांट दिया, किसके, ये रेखा के कारण। तो ये जो है इसका सममिति रेखा कहलाएगा। कई को सममिति है, एक ही रेखा है, जिससे कि ये पीपल का पत्ता को दो इक्वल पार्ट में बराबर भाग में बांट दिया। तो उसी प्रकार से कहता है कि वर्ग का कितने सममिति रेखा होते हैं, कितने सममिति रेखा से इसको जो है दो इक्वल पार्ट में यानी कि दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक पहला जो है, देखिए पहला, अब बताइए ये वर्ग था, तो बताइए दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना, इधर इधर दोनों कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, क्या ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको, मतलब एक ठो हो गया, दूसरा ऐसे, चलिए दो ठो क्या है, दो इसका सममिति रेखा हो गया। और भी हो सकता है, सिर्फ ऐसे ऐसे भी ही और ऐसे ही नहीं, यदि हम इसको चाहेंगे तो ऐसे भी काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, तो इस प्रकार से काट सकते हैं। तो तीन हो गया, एक तो हम लोग पहले ऐसे काटे थे, फिर ऐसे काटे थे, ऐसे काट सकते हैं ट्रायंगुलर टाइप का, ऐसे फिर ऐसे, दोनों इक्वल होगा। फिर आप देख पा रहे होंगे, आपको खुद यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे, तो इधर ट्रायंगुलर टाइप का, इधर इधर, यानी कि चार टाइप से हम लोग काटे और एक रेखा का प्रयोग किए। कितना रेखा हुआ, तो एक पहला रेखा था, ये था आपका दूसरा रेखा, ये तीसरा रेखा और चौथा, तो चार जो है सममिति रेखा यहाँ पर था, किसके, वर्ग के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो चार सममिति रेखाएं हैं। देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर कहाँ पर है, तो आपको दिखाई पड़ता होगा, इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी 92 का करेक्ट आंसर हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या रेखा ऋणात्मक दिशा में कहां तक जाएगी। आपको पता है कि संख्या रेखा किस प्रकार से होता है, ये एक रेखा है और इस रेखा में संख्या का हम लोग प्रयोग करते हैं, बचपन से आप जान रहे हैं। ये आपका हो गया 0, ये आगे जाएंगे दाईं तरफ तो होता है पॉजिटिव, ये हो गया आपका 1, फिर हो गया 2, ये 3, इसको बढ़ना चाहेंगे तो इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है, कितना दूर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसी प्रकार इधर होता है लेफ्ट में, 0 का जो लेफ्ट में होता है वो नेगेटिव होता है, तो हो गया ये -1, फिर -2, -3, -4, ये भी जो है इतना दूर तक पहुंच सकते हैं, कितना दूर तक, -इन्फिनिटी तक। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यहीं से क्या पूछ रहा है कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में जो है, नेगेटिव डायरेक्शन में जो है संख्या रेखा में कितना दूर तक जाया जा सकता है, कहां तक जाया जा सकता है। तो कहां तक जा सकता है, देख सकते हैं -इन्फिनिटी तक, यानी जितना दूर आप जाएंगे उतना दूर जा सकते हैं, लेकिन कैसे, नेगेटिव में। ऋणात्मक की तरह कह रहा है तो ऋणात्मक में क्या, नेगेटिव, तो -इन्फिनिटी कहाँ है, यहाँ पर है। कहिए सर +इन्फिनिटी क्यों नहीं हुआ, तो +इन्फिनिटी कब होता, जब यहाँ पर कहता धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, कहता है धनात्मक में कितना दूर तक जा सकता है, तो +इन्फिनिटी होता, लेकिन कहता है ऋणात्मक में कितना दूर तक जा सकता है उसका डायरेक्शन में, मतलब दिशा में, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक में जो है आपका -इन्फिनिटी, तो डायरेक्शन में जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना दूर तक जाएगा, -इन्फिनिटी, यानी कि इसका जो 93 का जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 4 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या यह है, मैं 7 का स्थान मान, 7 का स्थानीय मान यहां पर पूछ रहा है। तो देखिए ये 7 कहां पर है, देखिए पहले 7 जहां पर ये जो रहेगा, जो नंबर ये रहेगा वहां पर लिख देना है 1 उसके सामने। चलिए लिख दिए 1, 1 लिख दिए, 7 के सामने 1 लिख दिए, और राइट साइड क्या कर देना है, 0 लिख देना है, 0। तो ये बताइए, पता चल जाएगा कि इसका जो है स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान क्या हुआ, 100 यानी सैकड़ा। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का सी। ठीक है, यहां पर कहता कि मान लीजिए कि सिर्फ यहां पर रहता 8 में तो सिर्फ 1 होता, चूंकि राइट साइड में और को जो है आपका 0 नहीं है। 8 के लिए कहता तो 1 होता, 6 के लिए कहता तो कितना हो जाता, यहां 1 और यहां पर 0, तो क्या हो जाता 10। यदि कहता 4 के लिए स्थानीय मान क्या है, तो 4 में 1 देते और इधर सब 0 कर देते, तो होता था 1000। तो यहां पर जो है इसका जो है 7 का स्थानीय मान क्या है, सैकड़ा यानी 100। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये कहता है एक शहर की जनसंख्या 28% पुरुष है, ठीक है, और 35% महिला है, मतलब मर्द जो है 28% है और औरत जो है 35% है। तो पूछ रहा है कि बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो आपको पता होना चाहिए मर्द, औरत और बच्चा मिला कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। 100 मतलब कितना, 100, यानी कि यहां पर बात करते हैं मेन प्लस क्या है, वीमेन प्लस क्या है, चिल्ड्रेन यानी सी। ठीक है, ये मिला के कितना होना चाहिए, 100%, यानी कि 100 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मेन कितना है, 28, ठीक है, वीमेन कितना है,
35। यहाँ पर चिल्ड्रन का कह रहा है कि कितना है ये बताइए, चिल्ड्रन का प्रतिशत, तो चिल्ड्रन को सी लिख दो और टोटल मिला कितना होता है परसेंट, ये सब परसेंट में है। देखिए ये भी परसेंट है, ये भी परसेंट है और ये भी परसेंट में ही होगा। और यहाँ पर परसेंट मतलब क्या, टोटल मिला कितना परसेंट होता है 100%, तो यहाँ पर हो गया 100। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान देने की बात ये है कि दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है। तो 8 5 कितना हो गया, तो 8 5 हो गया 13, ठीक है। उसके बाद 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6 प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 100। सी का वैल्यू निकालना है तो ये प्लस में है, उधर जा क्या होगा माइनस में, तो 10 में 3 जाएगा तो कितना होगा 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 9 में 6 जाएगा कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी 37। और सब परसेंट में था, तो मतलब पुरुष भी परसेंट में है, महिला भी परसेंट है, तो बच्चा भी परसेंट में ही होगा। तो यहाँ पर हो गया 37%। इसका करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी कि ये जो है 95 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है एक त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, दो कोण जो है इतना है, तो तीसरा कोण बताइए। यहाँ पर दो कोण है, सपोज करो एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो एक है आपका कितना है 62 डिग्री, 62 डिग्री, दूसरा क्या है 64 डिग्री, ठीक है 64 डिग्री है, और तीसरा कहता है पता नहीं है। तो तीनों कोण मिला करके क्या होता है एक त्रिभुज में, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो तीनों को ऐड कीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल सी, ये इक्वल टू हो गया 180। एंगल ए सपोज कीजिए ये है 62 डिग्री, ये बी कितना है तो आपका 84 है, 84 है, सपोज करो सी पता नहीं है, इसी का वैल्यू निकालना है, तो हो गया 180। ऐड कीजिए 4 2 कितना हो गया 6, और 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 इतना हो गया। एंगल क्या हो गया सी इक्वल टू 180। अब एंगल सी का वैल्यू जो होगा 180 में 140 घटाइए, 10 में 6 तो हो जाएगा 4, उसके बाद 7 में 4 तो हो जाएगा 3, इतना 34 डिग्री। यानी कि जो है एक त्रिभुज का दो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो तीसरा कोण क्या होगा तो 34 डिग्री होगा। देखिए 34 डिग्री किस में है, तो आप देख पा रहे होंगे कि 34 डिग्री जो है इस करेक्ट आंसर जो होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा इसमें, यानी कि 96 का हो जाएगा बी, 96 का बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहता है गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। गणित यदि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, एम क्या है, क्या उद्देश्य है। तो पहला कहता है आंसर है एक बच्चे के सोच प्रक्रिया का गणितीकरण करना, यानी कि बच्चा को इस प्रकार से तैयार कर दें कि गणित के जो भी चीजें हैं, गणितीकरण मतलब गणित के सभी चीजें उसमें समाहित हो जाए, सब कुछ घुस जाए, वो इसके लिए जो हो बोलते हैं हम लोग गणितीकरण। तो बिल्कुल ये होना चाहिए, सही बात है, हो गया करेक्ट आंसर। और भी देख लेते हैं, गणित को अधिक भाववाचक बनाना, यानी कि इतना भाववाचक बनाना है, गणित 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 करना, मतलब झूठ मूठ का सिर्फ टाइम पास ऐसे नहीं करना है, फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गणितीकरण ठीक है लेकिन भाववाचक नहीं बना देना है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसको जो है ये नहीं कर देना है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सभी सूत्रों को याद करना नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना सभी फार्मूलों का याद करते हैं, लेकिन अब रॉट लर्निंग हुआ ही नहीं, सब समाप्त हो गया है। यानी रटने का जो सिस्टम था पूरी तरह से खत्म हो गया है। आप एनईपी 2020 में भी आपको देख लीजिए तो वही चीज कहा गया है कि रटना नहीं है, आपको दिमाग से सभी चीजें को हल करना है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का अब बात चल रहा है, इसलिए कहता है कि यहां पर याद करना है तो याद तो करना ही नहीं है किसी की चीज को। आज का जो पढ़ाई का सिस्टम है या फिर याद करने का सिस्टम है, इसको जो है पढ़ने का सिस्टम है, इसमें याद नहीं होनी चाहिए, याद करने की बात नहीं आना चाहिए। संख्याओं से भयभीत होना, ऐसा भी नहीं करना है, संख्या देख लिए और हम डर गए तो यहां पर गणित का बात ही नहीं हो पाएगा। इसलिए गणित का मतलब है कि संख्या को देख के डरना नहीं है, यानी कि यह भी गलत है। यानी कि क्या होना चाहिए, यदि आप गणित पढ़ रहे हैं तो उसका यह उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों में जो है गणितीकरण कर दें, तो गणितीकरण ये इसका जो है एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कक्षा 8 के छात्रों को गणित पढ़ाने के लिए कौन सी उपयुक्त विधि है। सबसे यदि उपयुक्त विधि है क्लास 8 के लिए तो आपका यह प्रेरणिक निगमनिक विधि, यानी पहले जो है आप एग्जाम्पल दीजिए, फिर नियम बताइए, फिर नियम बताइए, फिर एग्जाम्पल दीजिए, इस टाइप के जो है आपका सिस्टम चलेगा। इस टाइप का जो विधि का आप यूज कर रहे हैं तो इससे जो है गणित को जो है समझने और समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो है आपका प्रेरणिक और निगमनिक विधि जो है सबसे उपयुक्त है। हालांकि ये सब भी विधि चलेगा, लेकिन मैथ के लिए विशेष क्लास 8 के लिए सबसे उपयुक्त ये है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणिक निगमनिक विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये कहता है एक वर्ग 25 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक भुजा लंबा है। यहाँ पर लिखने में प्रिंट मिस्टेक का ये जो भी हो गया है, क्वेश्चन में 2012 में सही लिखा गया था। वर्ग ये है, कहता है 25 सेंटीमीटर लंबा है। सपोज कीजिए कि एक जो भुजा है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहता है इसका परिमिति यानी परिमाप बनाना है, बाउंड्री बताना है। तो बाउंड्री यानी कि यहाँ से स्टार्ट किए, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पर आ जाना है। मान लीजिए ए बी सी डी लिख दिए, तो ए से स्टार्ट किए फिर वहीं पर आ जाना है। तो पूरे इस तरह के जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या रहता है, बाउंड्री यानी कि परिमिति, परिमाप। तो यहाँ पर जो है इसी वर्ग का परिमाप पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ आ गए, यानी ए बी कितना हो गया 25, फिर यहाँ से यहाँ आ गए तो कितना हो गया फिर 25। क्योंकि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है। तो यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 और यहाँ भी क्या होगा 25। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 टोटल मिला के क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। और ये क्या था, ये सेंटीमीटर में, इसलिए इसका परिमिति या फिर परिमाप भी जो होगा वो आपका क्या होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दूसरा आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जब वर्ग की भुजा दिया रहे और आपको पूछा जाए वर्ग की परिमिति, तो उसका फॉर्मूला 4a भी लिख सकते हैं। चूंकि a जो होता है इसका साइड है, तो यहाँ पर 4a 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 25 भी करते हैं तो वही आंसर आता। और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 4 बार जोड़ सकते हैं या 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही हुआ इसका करेक्ट आंसर, यानी कि 100 जो है सेंटीमीटर किस में है। ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत सारा मिस्टेक है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर आंसर किस में दिया है, मीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं, क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर यह कहता है कि दैनिक जीवन में हम किस संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सा संख्या प्रणाली का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जो दैनिक जीवन में है ये दशमलव का यूज करते हैं, यानी कुछ भी लिख लीजिए, लाख करोड़ कुछ भी कर लीजिए। तो यहां पर दशमलव में आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताइए, कुछ भी आप लिखते हैं तो यही सब यूज करते हैं ना। और दशमलव यानी यहाँ पर 10 नंबर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये दशमलव का ही हम लोग जो है यूज करते हैं दैनिक जीवन में। आप कहेंगे सर बाइनरी, तो बाइनरी ये सब कंप्यूटर वगैरह करता है, 0 1 ये सब रहता है, कल 0 1 से पूरा वो ऑक्टल ये भी कंप्यूटर ही करता है। तो ये सभी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दशमलव, इसका ही हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। जो जनरल लाइफ में हम लोग जो भी करते हैं, जोड़ घटा या फिर डायरेक्ट बोलते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, दशमलव का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 100 का हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वैसा फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बाइनरी संख्या इतना है। बाइनरी संख्या बताए कि बाइनरी संख्या 0 और 1 से होता है, कंप्यूटर इसी को रीड करता है, ऐसे ही काम करता है। तो 0 और 1 से ही पूरा कंप्लीट करता है, कुछ भी लिखना है 0 और 1 से। तो कहता है दशमलव प्रणाली में क्या दर्शाएगी, तो उसको दशमलव में क्या कहेंगे। दशमलव मतलब 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे और कुछ भी हो सकता है नंबर में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है बाइनरी आपका है, बाइनरी नंबर 1 1 1 1, सिर्फ जो है 1 1 का यूज किया गया है, तो 1 का हम लोग यूज करेंगे, 1 1 1 और 1। तो बाइनरी को डेसिमल बनाना है, यानी कि दशमलव बनाना है। तो दशमलव बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखिए 2 का पावर कितना, 0, फिर लिखिए 2 का पावर कितना, तो 2 का पावर लिखिए कि 1, फिर 2 का पावर लिखिए 2, उसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, ठीक है। 2 के पावर 2। आप देखिए इसको आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 रहेगा, किसी का पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1। आपको पता है 2 का पावर 1 यानी 2 का मल्टीप्लाई एक ही बार करना है, तो कितना होगा, 2 होगा। 2 का पावर 2 मतलब 2 का पावर मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 4। 2 का पावर जो है यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का जो पावर होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 8 होगा, नहीं होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा। यहाँ पर यह है कि बाइनरी संख्या 1 1 1 1 को हमको जो है दशमलव प्रणाली में चेंज करना है। कहने का मतलब ये है कि ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि बताइए इसको डेसिमल में हम क्या लिखेंगे या क्या बोलेंगे। तो चलिए पहले बाइनरी हम नंबर लिखते हैं, क्या है, 1 1 1 1, ये दिया हुआ है बाइनरी नंबर। इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इधर से लिखते जाइए। क्या लिखते जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखना है 2 का पावर क्या, 0, उसी प्रकार से ये बढ़ते जाना है। 2 का पावर कितना, 1, जो जो नंबर है सामने वो चाहिए। 2 का पावर क्या, 2, और 2 का पावर क्या, तो 3, यानी कि 2 का पावर इस तरह से बढ़ते जाना है। इतना ही था आपका बाइनरी नंबर, इससे ज़्यादा रहता तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जाते। अब क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी जो पावर में लिखा है इसको सिंपल वे में हम क्या लिखेंगे।
तो आपको पता है इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 रहता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अच्छा 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 है, यानी कि 2 को एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 2। 2 की पावर 2 इसका मतलब है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4। 2 की पावर 3 यानी कि 2 का पावर 3 कहने का मतलब है 2 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 8। अब क्या करना है, इसको भूल जाइए, आप इसको पूरी तरह से भूल जाइए। अब करना क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको इस प्रकार से 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, 1 इंटू 2 यहाँ और यहाँ क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 2। फिर इसको 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, उससे 4 से तो क्या होगा ये होगा 4। यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या होगा ये होगा 8। आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाइनरी नंबर है सिर्फ 0 और 1 से मिलके बनता है, और ये जो आपका डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर दशमलव, ये जो होता है 0 से लेकर 9 नंबर को यूज किया जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक में कौन कौन आते हैं, तो आपका 0 से लेकर 9 तक तो ये टोटल नंबर मिला करके आपका 10 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9, तो ये हो गया 10। तो यहाँ पर 10 है, ये इसीलिए इसका नाम दशमलव है, और यहाँ पर बाइनरी मतलब कि इसका जो है 2 ही नंबर से बना हुआ है। तो ये जो है ये इसको जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अब क्या करना है, इस प्रकार से आ गया, सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद आपका वैल्यू कितना आ गया 15। कहने का मतलब ये है कि बाइनरी नंबर ये दिया हुआ था, इसका जो वैल्यू है डेसिमल में क्या होगा 15 होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर बाइनरी नंबर, यहाँ पर और भी 0 भी हो सकता था, तो उसको इसी प्रकार से करते जाते, 0 से मल्टीप्लाई करते तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता। इस प्रकार से लास्ट में सबको ये इस प्रकार मल्टीप्लाई करके ऐड करते तो जो भी वैल्यू होता वो आपका डेसिमल कहलाता। तो बाइनरी नंबर को हम किस में चेंज किए, डेसिमल में। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल में हम चेंज किए तो कितना या 15। करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो आपका बी हो जाएगा 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है निम्नलिखित किस संख्या में 7 जोड़ने पर वह 11 से विभाज्य होगा, यानी इस नंबर में 7 ऐड कर दीजिए ये सारी संख्या में। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो चेक करना है कि वो नंबर अब क्या 11 से डिवाइड होगा, 11 से विभाजित होगा, तो ये वही करना है। तो देखिए 7 सबको ऐड करते हैं, इसमें 7 ऐड करते हैं, तो ये आपको हम बनाने का तरीका बताते हैं, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से नहीं करना है, देखना है जो आपका हो रहा है वहीं से आपको करके निकलना है। 7 ऐड किए तो ये हो गया क्या 122, यहाँ पर भी 7 ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा 63, यहाँ पर 7 ऐड करेंगे क्या होगा 80, इसमें 7 ऐड कीजिए तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 13, ये हो गया इतना। ठीक है, आप देखिए कि 11 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो हम लोग जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल से कि क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे, फिर से जो अल्टरनेट नंबर बच जाएगा उससे। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 1 है, 1 के बाद अल्टरनेट नंबर कौन है, तो इसको जस्ट छोड़ के, तो इसको छोड़ के 2 है तो इसको नहीं लेना है, जस्ट उसके बाद क्या है 2, तो ये दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। 1 और 2 कितना हुआ 3, उसके बाद जो बाद में नंबर बच जाएगा उसको माइनस कर देना, तो बाद में नंबर क्या बच गया 2, इसमें माइनस की तो कितना वैल्यू क्या आया 1। अब देखना ये जो नंबर है क्या 11 से डिवाइड होता है, तो 11 से डिवाइड होता है या फिर 0 आता है, यदि आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए 11 से डिवाइड नहीं होता है, 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये नंबर है वो डिवाइड नहीं होगा। किससे, 11 से। पूछ रहा है कि 7 ऐड करेंगे तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या हुआ, नहीं हुआ। अब इसमें चेक करते हैं, तो इसमें आप देख ही रहे हैं कि ये जो है 11 के टेबल में आता ही नहीं है, छोटा संख्या, इसीलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, बड़ा रहता तो वैसे ही यूज करते। अभी जो सिखाए थे उसके अनुसार फिर बता रहे हैं। अल्टरनेट नंबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पहले ये नंबर है, ठीक है, इसके जस्ट वाला नंबर को नहीं लेना है, उसके बाद वाला नंबर को लेना है। तो इसके बाद कौन है, ये है, ठीक है, उसके बाद फिर लेंगे तो यहाँ पर फिर नहीं है, तो ये दोनों नंबर को पहले ऐड कीजिए। 2 और 1 कितना हुआ 3, और जो बाद में बच जाएगा उन नंबर को आपस में ऐड कर दो। तो 0 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3 होगा, और उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। समझ गए होंगे, यानी कि जो नंबर है अल्टरनेट नंबर उसको हम ऐड कर देंगे, उसको पहले लिखेंगे, और जो बाद में नंबर बच जाएगा उसको भी सबको ऐड करेंगे और बाद में लिख देंगे। और ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद चाहे क्या आ जाएगा 0 आ जाए, या फिर 11 के टेबल में ये कट जाए, है ना, 11 पहाड़ा वाला नंबर यहाँ पर आ जाए,
इसका मतलब है कि ये नंबर जितना भी बड़ा नंबर है वो 11 से कटेगा, यानी कि 11 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखें कि 0 आ गया, या फिर जो है 11, 22 ये सब आता जो 11 से विभाजित है ये नंबर, तो हम लोग कहते हैं कितना भी बड़ा नंबर है वो 11 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये नंबर जो है किससे विभाजित होगा, 11 से होगा। तो वही चीज़ है कि कह रहा था कि बताइए इसमें से 7 ऐड करेंगे, तो 7 सब में ऐड मैंने कर दिया। कहता है कि कौन नंबर 11 से विभाजित हो रहा है, तो यही नंबर 11 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 102 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि एक पात्र के 3/10 भाग में 24 लीटर आता है तो पूरे पात्र में कितना आएगा। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ध्यान 2-3 तरह से आपको बताते हैं। सिंपल जो बच्चा के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए ये है आपका पात्र जो है, टोटल नीचे वाला टोटल होता है ये 10 है। 10 पहले बनाते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब कुछ कीजिए कि सभी घर जो है इक्वल है, सभी बॉक्स क्या है इक्वल। कहता है मान लीजिए पूरा बॉक्स क्या है 10 है, 10 में 3 क्या है कलर है, 3 कलर करते हैं हम, 3 ठो कलर करते हैं। एक ठो मान लीजिए ये कलर है, ठीक है, दूसरा कलर ये है दूसरा कलर, और तीसरा जो है कलर ये है। 3 ठो कलर यहाँ पर हो गया। तो यानी कि ये टोटल ध्यान दीजिएगा, टोटल जो 10 है, 10 में 3 क्या है कलर है, इसी को हम 3/10 लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यदि 3/10 को हम 24 लिखते हैं, 3/10 को यानी ये तीनों मिला कितना लिखते हैं 24, तो तीनों इक्वल पार्ट है, तो 24 कितना घर है, ये 3 घर है, 3 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ 8, यानी एक घर का कैपेसिटी कितना हुआ 3, मतलब 8 हुआ, 8 8 16 24 हो गया। तो ये बच गया तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, एक में जब 8 है तो 7 में कितना हो गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा ये 56 ये टोटल का कैपेसिटी हुआ। अब पूछेगा रहा है कि यदि यानी कि जो है 3/10 यदि 24 है तो पूरा बताइए कितना होगा। तो एक में कितना था 8 था, तो यहाँ पर कितना घर है टोटल का पूछ रहा है, तो टोटल मेरा हो जाएगा कितना 10, तो 10 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो ये मेरा कितना हो गया 80, यानी टोटल का जो है यहाँ पर कितना जो है पात्र में आएगा लीटर आएगा, तो यहाँ पर कितना लीटर आएगा, तो 80 लीटर आएगा। ये हो गया पैटर्न। इसका मतलब इसका जो आंसर हो गया करेक्ट आंसर हो गया ए, 103 का ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गणित में कम सफल होने वाले छात्रों को सुधारने के लिए कौन सी सुधारात्मक कार्य नीति है। तो कहने का मतलब है कि गणित में जो है कम सफल यानी कम पास कर रहा है और वैसे कैंडिडेट को हमको सुधारना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अतिरिक्त गृह कार्य यानी एक्स्ट्रा हम लोग जो है होमवर्क दे देंगे। तो क्या वो लड़का सुधर जाएगा, नहीं, और भी वो पिछड़ता जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा वर्क देना ही नहीं है। ठीक है, सरलतम, उसके बाद सरल, उसके बाद जटिल में बदलते हुए विशेष रूप से तैयार करना, यानी कि सबसे पहले जो कमज़ोर लड़का है, मैं तो उनको बहुत ही कम आता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन देंगे, पहले वो ऐसा सीख लेगा, उसके बाद थोड़ा सा क्या करेंगे, आसान एवरेज वाला क्वेश्चन देंगे जो कि प्रायः लड़के बना सकते हैं, तो उसके बाद उसको इंटरेस्ट आने लगेगा। उसके बाद जब सभी क्वेश्चन को हल करने लगेगा तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देना हम शुरू कर देंगे। इस प्रकार से जो है वो लड़का जो है गणित में जो है बहुत ही ब्रिलियंट हो जाएगा, बहुत ही तेज तरार हो जाएगा, जो कि आप भी अपने स्कूल में या फिर क्लास में ऐसा जो है यूज करते होंगे बच्चा का प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा और भी ये तो आप जान गए कि इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि गणित को जो है गणित में कोई स्टूडेंट कमज़ोर है उसको बेहतर करना है तो ऐसा प्रणाली हम अपनाएंगे। ऑप्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा, अनुशासित पाठ और सजा, यानी पूरा डिसिप्लिन हम यूज कर देंगे और कहेंगे भैया तुम तेज हो जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन कर लेंगे या फिर साज सजा ये सब कर देंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। कक्षा में छात्र को अपमानित करना, यानी कोई लड़का कमज़ोर है, ये अवमानित लिखा हुआ है, अवमानित नहीं होगा, ये अपमानित होगा कि कमज़ोर है और कहेंगे ये कुछ नहीं जानता है, ये ऐसे ही रह जाएगा, ये कभी नहीं जानेगा, तुम ऐसे ही करता है जी, तो ऐसे कहने से वो जो है तेज नहीं होगा बल्कि उसमें जो हीनता की भावना आएगी और भी कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए ये जो है नहीं होगा। यानी कि गणित में कोई लड़का जो है सक्सेस नहीं कर रहा है, सफल नहीं हो रहा है, उस लड़का को सुधारना है तो सबसे पहले बहुत ही आसान क्वेश्चन उसको देंगे, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट जागेगा, उसमें रुचि
बढ़ेगी गणित की ओर, उसके बाद फिर थोड़ा सा आसान आसान कर क्वेश्चन देंगे जो कि एवरेज लेवल का होगा, उसके बाद थोड़ा सा हम टफ देना शुरू करेंगे, उसके बाद गणित उसका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका 104 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां पर है निम्नलिखित भिन्न 284 अपॉन 355 यानी 284 को डिवाइड किया गया 355 में का सरलतम रूप क्या होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है, काट कूट के लिखना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम टाइप का दिख रहा है। प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि कोई भी एक नंबर से हम यूज कर रहे हैं कि काटेंगे तो सिंपल नंबर से नहीं कट रहा है। अब देखना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर है क्या, उससे कट रहा है क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काटने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, चूंकि उतना दूर का हम टेबल नहीं जान रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसको सिंपल वे में हम काटेंगे। 284 को हम काटेंगे, जिसको हम टेबल जानते हैं उसी को काटेंगे। तो ये मेरा होगा 2 से, हो गया 1 4, क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया। फिर देखिए क्या हो गया, 2 से 7 1। कहिएगा सर ऐसा करने से तो आपका टाइम ले रहे हैं, इससे सिर्फ एक को करना है, उसको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो नंबर है, जो बचा नंबर है, हम टेबल यदि नहीं जान रहे, इसको काट नहीं पा रहे हैं बड़ा नंबर को, अभी तो दिख रहा है इजी इसलिए, लेकिन नहीं काटने जानेंगे तो क्या करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होता, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का अच्छा तरीका है, जब इसका हम सॉल्व कर लिए तो ये जो बच गया है, इसका मतलब ये जो नंबर है इसी नंबर से ये जो है ये डिवाइड होगा। चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2 तो नहीं कट रहा था, ऊपर में तो कट रहा था, नीचे में नहीं कर रहा था, लेकिन 71 एक ऐसा नंबर है जिससे ये कटेगा ही। ऐसे ही क्वेश्चन का डिजाइनिंग होता है। तो अब देखिएगा, इसको देखिए, जैसे इसको आप चेक कर सकते हैं ऐसे भी कि इसको मान लीजिए कि 355 है, चेक करने के लिए हम बता रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको कर देना है 71 से कटेगा। 2 से नहीं कट रहा है लेकिन 71 से कटेगा ही। एक एग्जाम में जो है ऐसा ही क्वेश्चन का डिजाइनिंग होता है। चलिए चेक करते हैं, तो ये करते हैं 5 से, तो क्या हो गया 71 हुआ ना, यानी कि 71 इंटू 5 लिखेंगे तो ये आ गया। इसको यानी कि 71 से काटते हैं तो क्या होगा, ये 5 और 71 से काटेंगे तो ये कौन बच गया, 2 2 जा 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी एक नंबर जिसको आप आसानी से काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको आप सिंपल वे में आपको मल्टीप्लाई के रूप करके लिख लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर हुआ 105 का 4/5 किस में है, सी में है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह है कि 12 क्रिकेट बैट का मूल्य इतना है तो 190 में कितना क्रिकेट बैट खरीदेंगे। जब भी कहा जाए कि कितना संख्या पूछेगा तो याद रखना है आपका यूज कर देना है एन इक्वल टू कॉस्ट बाय रेट। कॉस्ट बाय हो जाएगा रेट। ये देखिए कॉस्ट और रेट क्या होता है। कॉस्ट मतलब जितना रुपया दिया है आपको लिखना है कॉस्ट में, और रेट मतलब जो एक चीज़ का दाम है वो लिखना है नीचे में। तो कॉस्ट तो आपको पता है कितना कॉस्ट हुआ, 190 रुपया दिया है। एक बैट का दाम कितना है ये पता नहीं है, जो होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, मेरा आंसर निकल जाएगा कि कितना क्रिकेट बैट खरीद सकते हैं। अब देखिए 12 क्रिकेट बैट का दाम इतना है तो एक क्रिकेट बैट का दाम निकाल लीजिए, जो कि आप पहले जानते हैं। तो 12 क्रिकेट बैट का दाम जो है, 12 क्रिकेट बैट का जो दाम है वो आपका कितना है, ये है 285। तो एक क्रिकेट बैट का निकालेंगे, एक क्रिकेट बैट का, तो ये हो जाएगा 285। ये जो है 12 है, 12 इधर क्या होगा डिवाइड में, चलिए डिवाइड करते हैं। तो देखिए 3 से कटना चाहिए, 8 5 हो गया 13, 2 कितना हो गया 15, ठीक है। तो ये जो हो गया 2 1 3, यानी 3 से कटेगा 3 के, तो 3 चौका हो गया 12 और 3 सत्ते 21, 3 8 24, ये हो गया 3 5 15, यानी इतना हो गया, ठीक है। 12 क्रिकेट बैट का दाम इतना है तो 190 रुपया में कितना क्रिकेट बैट होगा। जब भी पूछा जाए कि कितना क्रिकेट बैट होगा तो याद रखना है एन इक्वल टू होगा कॉस्ट बाय रेट। जब भी आपको पूछा जाए कितना होगा तो ये बताइए कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट मतलब टोटल रुपया, टोटल रुपया कितना है 190 रुपया आप लेके गए हैं मार्केट, तो कितना खरीदिएगा, तो एक क्रिकेट बैट का जितना दाम है वो हो जाएगा नीचे में। तो ये पता नहीं है, ये तो पता है कि आपके इतना रुपया लेके गए हैं, लेकिन एक क्रिकेट बैट का कितना दाम है ये पता नहीं। यहाँ पर हम निकाल लेंगे, जब 12 क्रिकेट बैट का दाम इतना है तो एक क्रिकेट बैट का हम दाम निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, तो एक क्रिकेट बैट का जो दाम होगा वो क्या होगा 285 बाय क्या होगा आपका 12 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाता है एक क्रिकेट बैट का दाम कितना है। चलिए इसको काटते हैं, 3 से कटना चाहिए, 2 1 3 हो गया, 8 5 13 2 15, यानी कि ये भी 3 से कटेगा। 3 चौका हो गया 12, 3 9 हो गया 27
और 3×5 कितना हो 15, यानी 95/4 क्या हुआ, एक जो है बैट का दाम 95/4 है। ये पता करना था हमको, टोटल रुपया पता ही है कितना है, तो 190 है, 190 है। इसको डिवाइड किससे करना है, एक क्रिकेट बैट का दाम, एक क्रिकेट का बैट का दाम कितना है 95/4, तो ये हो गया 95 और ये क्या हो गया 4। तो मिला जुला के अब जो आपका आंसर होगा इसका जो है टेबल आप जानते हैं, 95 काट दीजिए, 95 दूना क्या होता है 190, 4 दूना कितना होता है 8, यानी कि एक क्रिकेट बैट का जो दाम है वो क्या होगा 8 रुपया। तो ये हो गया 8 रुपया, यानी 106 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। कहने का मतलब है √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला में, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला जानते हैं होता है a² माइनस b², यानी कि a प्लस बी इंटू होता है a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a² माइनस b²। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको सपोज कीजिए a, इसको सपोज कीजिए b, इसको सपोज कीजिए a, इसको सपोज कीजिए b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a का होल स्क्वायर। तो a यहाँ पर कितना है √5, तो √5 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस b², b क्या है मेरा √3 है, तो यहाँ पर √3 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट में है और उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा वही नंबर होगा, सिर्फ स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि यहाँ 2 और यहाँ रूट क्या हो जाएगा एक तरह से हट जाएगा, बेचारा कट जाएगा, लेकिन काटना उठना नहीं है, ठीक है। चूंकि हम लोग जानते हैं √5 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर क्या 1/2, और इसका क्या दिया है स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा क्या स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो यानी कि कभी भी इसका स्क्वायर रहे, किसी का स्क्वायर रहे तो रूट हटा देना है, जैसे √7 का होल स्क्वायर रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा सिर्फ और सिर्फ 7 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा सिर्फ 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 में 3 माइनस होगा क्या 2 हो जाएगा। तो देखना है 2 किस में है, तो 107 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई यानी कि सरल करना है, कहता है 12/25 प्लस 17/25 प्लस 19/25 का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो है आपका लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर जब सेम है तो क्या करना है सेम के जगह में लिख देना है डिनोमिनेटर में वही चीज़ और जो कि सब में है, और न्यूमरेटर में जो भी चीज़ है प्लस या माइनस है उसको सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना जो जैसा रहेगा। तो देखिए सबको या डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 25 है तो सिंपल आपको क्या कर देना है नीचे में लिख देना है 25, उसके बाद ऊपर वाला सीधे छाप देना है। ये 12 है तो 12 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखाएगा, यदि माइनस रहता तो माइनस लिखता। यहाँ पर हो गया 17 तो 17 लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, 19 है तो 19। आप समझ गए होंगे, यानी जो भी नीचे में है सबके जगह में एक ठो लिख देना है यदि सब सेम है तो, और ऊपर में जैसे जैसे है वैसे लिख देना है, और जैसे जैसे बीच में साइन है वही वाला यहाँ पर लिख देना है। अब ऐड कीजिए पहले 7 2 9 9 9 18 के 8 हो गया, कैरी कितना हुआ 1, और 1 2 3 और 1 कितना होगा 4, बाकी हो गया 25। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखना होगा कि 48/25 किसी में नहीं है, हम क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, 48 को डिवाइड करते हैं किससे करते हैं 25 से। तो देखना होगा इसमें क्या होता है, तो ये हो गया आपका 1 से जाएगा तो हो गया आपका 25, क्या हो गया ये हो गया 3 हो गया, 4 में 2 जाएगा तो कितना होगा 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 1, ये 23 बाई क्या होगा ये फिर 25 कि देखिए कि इसमें है तो 1 होल 23/25 किसमें इसमें है, यानी कि 108 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का पावर 2 है इज टू 3 का पावर 2 के बराबर है, ठीक है। ये अनुपात वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है 4 का पावर 2 कहने का मतलब है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या होगा 4 चौका 16 इज टू, ठीक है। समानुपात का ये आपका अनुपात का सिंबल है। 3 का पावर 2 यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा ये 9 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा 16:9 है ना। तो 16 अनुपात जो है 9 हो गया, यानी 16:9 इसको बोल सकते हैं हिंदी में 16:9। 16:9 किस में है सी में है, यानी कि 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक वृत्त का व्यास जीवा होता है। कैसा जीवा होता है, जैसे एक वृत्त है, ठीक है। इसमें जीवा किसको कहते हैं,
किसी वृत्त के दो पॉइंट को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए कि ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट को मिलाने वाला, दो बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, जो लाइन सेगमेंट है ना, उसको ही हम लोग यहाँ पर जीवा कहेंगे। तो देखिए कहता है कि वृत्त का व्यास, व्यास भी एक प्रकार के क्या है, जीवा है। क्या ये जीवा है? कैसा जीवा है? तो व्यास जो होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यास क्या करता है कि इसमें जो है ये जो है दो रेडियस मिल के बनता है कि व्यास, लेकिन वो ऐसा रेडियस जो क्या करता है, वो एक सेंटर से पास करता है, सेंटर से पास करता है। या फिर सिंपल वे में समझिए कि कोई भी एक ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जो पास करता है, गुजरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। और ये जो है, जो जीवा जो होता है, जीवा जीवा का जो सबसे बड़ा जीवा होता है, सबसे बड़ा जीवा होता है, उसका नाम क्या होता है, व्यास। क्या नाम होता है, व्यास। यानी कि सबसे बड़ा जीवा क्या कहलाता है, व्यास। एक वृत्त में असंख्य यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है आपका जीवा हो सकता है, बहुत सारे अनगिनत जीवा हो सकते हैं, लेकिन उस मतलब ये सर्कल में यानी कि वृत्त में जो सबसे बड़ा जीवा होता है, वो भी जो है जीवा भी होता है कि सबसे बड़ा जीवा कितने हो सकते हैं एक वृत्त में, तो वो भी असंख्य हो सकते हैं। असंख्य मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं। और उसी को जो सबसे बड़ा जीवा, जितने भी सबसे बड़ा जीवा होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो वही पूछ रहा है, एक वृत्त का व्यास जो होता है कैसा जीवा होता है, तो सबसे बड़ा जीवा होता है। सबसे बड़ा जीवा का नाम जो होता है वृत्त में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। तो ये हो गया सबसे बड़ा, यानी कि 110 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है 350 का 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का जो है सिंपल इंटरेस्ट का आप फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 यानी PRT बाय 100। चलिए P यानी प्रिंसिपल कितना है, 350 रुपया है, ठीक है, 350। R क्या है, रेट क्या है, तो 4% है, ये हो गया 4, इंटू टाइम क्या है, 2 वर्ष है, ये हो गया आपका 2 हो गया, बाय क्या हो गया ये 100। चलिए 100 लिख देते हैं। अब देखिए इसमें ये 0 0 कैंसिल हो गया। चलिए 2 से 2 5 जा कितना होता है, 10, यानी 5 से कट गया, 5 7 कितना होता है, 35, 7 चौकी कितना हो गया, 28, 28 हो गया। इसका साधारण ब्याज क्या होता है, 28 रुपया। देखिए 28 रुपया किसमें है, तो 111 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है और अगला 60 किलोमीटर 6 घंटा में तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले औसत चाल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, औसत चाल क्या पूछ रहा है, औसत चाल। औसत चाल का जो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो लिखिएगा कुल दूरी बाय जो है, कुल दूरी बाय हो जाएगा कुल समय, ठीक है, कुल समय, ठीक है। मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो औसत चाल का बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं औसत चाल का। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। चलिए कुल दूरी क्या होता है, मान लीजिए पहले 24 किलोमीटर चला था, बाद में कितना चला, तो ये हो गया 60, यानी टोटल कितना चला, तो यही कुल कहलाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तो अब समय देखिए 6 घंटा ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ है, तो ऊपर वाला समय नहीं दिया, तो इसको ऊपर वाला को पहले समय निकाल लीजिए। चलिए समय निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ से देखिए, ये मेरा डिस्टेंस है और ये मेरा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये मेरा स्पीड है, और ये क्या है, डिस्टेंस, मतलब दूरी है, और ये मेरा चाल है। समय का जो वैल्यू होता है वो होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल से इसको निकाल लेते हैं। समय का वैल्यू, पहले समय का जो वैल्यू होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे होगा चाल, दूरी बाय चाल हो जाएगा। तो दूरी मेरा कितना है, 24 किलोमीटर है। अच्छा, चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये मेरा कितना हो गया, 6 हो गया क्या, घंटा, 6 घंटा हो गया, 6 घंटा, यानी कि ऊपर में जो हम लोग काम कर रहे थे वो जो है आपका क्या होगा, 6 घंटा। तो इसके लिए हो जाएगा 6 घंटा, ठीक है, 6 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो है समय मेरा निकल गया, क्या निकल गया, 6 घंटा, 6 आवर्स, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं बताया कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो पहले 24 किलोमीटर चला था, बाद में 60, तो हो गया 24 प्लस कितना हो गया 60, ये हो गया कुल क्या दूरी, ठीक है, बटे क्या है कुल समय। तो कुल समय यानी कि पहले 6 घंटा लगा था, यानी कि यहाँ से हम फार्मूला से लगा लिए निकाल लिए क्या समय, इसका भी समय क्या दिया है 6, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 हो गया। तो यहाँ पर जो हो गया 60 और 24, 60 70 80 हो गया 84, 84 और कितना हो गया 12, 12 का टेबल से काटिए तो 12 सत्ते कितना होता है 84, यानी 84 जो होगा 7 जो होगा ये क्या होगा आपका औसत चाल होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 112 का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कह रहा है 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 7 का मान क्या होगा। तो आपको पता है एक फार्मूला आपको याद होगा, एक पावर m इंटू है एक पावर n। जब ऐसा हो तो बेस ये है, बेस को सेम लिखा जाएगा और पावर आपस में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जब बेस सेम है तो उसके जगह में एक ही बेस लिखा जाएगा और यहाँ पर जो है पावर आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा m प्लस n। ये हो गया 2 नंबर के लिए, ऐसा हो सकता था एक पावर m इंटू एक पावर n इंटू एक पावर क्या z, है ना, ये सब बहुत सारा रहता। तो इसको ऐसे लिखते हैं सबका जगह में a और ऊपर में जो पावर होता है वो आपस में क्या होता है ऐड हो जाता, इस प्रकार से करना है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पर सेम बेस है, दोनों में सेम बेस क्या है 2 है और पावर आपस में क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो होगा 5 प्लस क्या होगा 7, तो वैल्यू हो जाएगा 2 का पावर क्या 12। तो 2 का पावर 12 किस में है बी में है, यानी कि 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 है तो 8x और 9x 3x को एक साथ जोड़ने पर क्या मान होगा। इस सबको कहता है कि सबको क्या करो ऐड करो, एक है 8x, दूसरा क्या है आपका है 9x और तीसरा क्या है आपका 3, यहाँ पर 3x है, ये मेरा क्या है 3x है, ठीक है। तो 8x 9x और ये क्या हो गया 3x। ये कहता है आपस में से सबको ऐड करो, जबकि x का वैल्यू कितना दिया है 3, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखेंगे 3। और तो इस प्रकार से 8 इंटू कुछ नहीं, यहाँ पर इंटू के फॉर्म में है कुछ नहीं, तो 8 इंटू क्या हो गया 3 प्लस 9 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू है छिपा हुआ है 3 प्लस 3 यहाँ पर छिपा हुआ है क्या इंटू, ये क्या है गया 3। चलो 8 तिया कितना होता है 8 3 24, ठीक है, 9 तिया क्या 27, ठीक है, 3 तिया क्या तो ये हो गया आपका 9। चलिए ऐड करते हैं, तो 7 और 4 7 8 9 10 11, 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया, कैरी कितना हुआ 2, मतलब 2 हाथ में रह गया 2 4 और 2 कितना हुआ 6, 60। देखना है 60 किस में है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 60। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक डाटा समूह के लिए निरूपक मान को सम्मिलित करने का आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपको क्या करना है सम्मिलित करना है, सम्मिलित करना है किसी का डाटा आपका है किसी प्रकार का, किसी का हाइट को लेकर हो या फिर जो है डिस्टेंस को लेकर हो या फिर जनसंख्या को लेकर हो, किसी भी डाटा को जब सम्मिलित करना हो तो सम्मिलित करने का मतलब है सबको आपस में क्या करना है जोड़ देना है, यानी कि सबको क्या क्या करना है ऐड कर देना है। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ पर कहता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिफिनेशन पूछ रहा है, तो सभी मान को क्या कर देना है जोड़ देना है, योग कर देना है, सभी मान जितना भी डाटा है सबको हम जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा वो सम्मिलित हो जाएगा। तो सम्मिलित करने का मतलब है किसी भी डेटा को हम सम्मिलित कर रहे हैं, इसका मतलब आसान तरीका जो है वो ऐड करने का होगा, यानी कि जोड़ने का होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सभी मानों का योग। तो ये आप योग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा सम्मिलित, तो यानी कि 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 2 अंक की संख्या के अंकों का योगफल 8 है, ठीक है, मतलब 2 अंक की संख्या है, वो दोनों संख्या को ऐड करेंगे तो क्या होगा 8, ठीक है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 54 है, इसको उलट देंगे तो ये मेरा क्या होगा 5 पहले था तो 5 हो जाएगा बाद में, 4 बाद में था वो क्या होगा पहले, यानी 40 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा उलटने से। तो ये कहता है कि उलट दिया जाता है तो संख्या का मान 54 अधिक हो जाता है, जितना पहले था उसे 54 बढ़ जाता है। चलिए अब चेक करते हैं, तो इसको जो है इसको कहता है कि दोनों को ऐड, मतलब दोनों को ऐड कर रहा है कि सबसे पहले चेक करते हैं 2 अंक की संख्या है उसका अंकों का योग कितना होता है 8। चलिए ये दोनों के ऐड किए कितना 8 हुआ, यानी कि ये सही है, अभी तक सही है, आगे भी चेक कर लेते हैं। 5 और 3 कितना होता है 8, ये भी सही है। 6 और 2 कितना हुआ 8, ये भी सही है। 7 और 1 8,
यानी कि ये जो कह रहा था ये वाला सही सबके लिए हो गया, अब नहीं कोई टेंशन है। यदि अंकों को उलट दिया जाता है, मान लीजिए 44 है, 44 को हम उलट देंगे तो ये मेरा क्या होगा, 44 से होगा। ठीक है, इसको हम उलट देंगे तो क्या होगा, ये 53 हो जाएगा। इसको उलट देंगे तो क्या होगा, 62 हो जाएगा। ये क्या होगा, 71 होगा। यानी इकाई का संख्या दहाई हो जाएगा और दहाई वाला इकाई हो जाएगा, ये हो गया। तो कहता है कि 54 अधिक हो जाता है। देखिए 44 पहले था, फिर 44 से आ गया, क्या 54 ज़्यादा हो गया, नहीं, ये तो जो था वही था, यानी एक भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो ये तो नहीं हुआ। अब इसको चेक करते हैं कि कौन 54 ज़्यादा है, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 35 है, 53 है, बड़ा में छोटा घटाओ तो 3 में 5 तो घटेगा नहीं, 13 में 5 घटेगा तो क्या होगा 8, 4 में 3 घटेगा तो ये 18, यानी कि ये भी 54 ज़्यादा नहीं है। 35 में से 53 बन गया, लेकिन 54 ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि इस पर का बड़ा में छोटा घटाना है, 2 में 6 तो नहीं घटेगा, 12 में 6 घटेगा होगा 6, फिर यहाँ पर 5 में 2 घटेगा तो क्या होगा, ये 3। तो कितना ज़्यादा हुआ, ज़्यादा हुआ, लेकिन कितना हुआ 36, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, 54 ज़्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। चलते इसमें 11 में 7 जाएगा, 11 में 7 क्या मतलब है 4, ठीक है, 6 में 1 जाएगा तो कितना होगा 5। कह रहा है कि एक संख्या है, मतलब 2 अंक की संख्या है, इसको हम ऐड करेंगे दोनों अंकों को तो 8 होगा, तो ये सही है। कहता है अब इसको उलाट दो, तो उलाट दिए तो मेरा क्या बन गया 71। कहता है उलाट देने के बाद जो संख्या बना वो जो पहले संख्या था उससे 54 ज़्यादा हो गया, तो हुआ कि नहीं ज़्यादा, यही हो गया। यानी कि 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि x बराबर 5, पहले क्वेश्चन की तरह आया, x बराबर 5 है तो 3x प्लस 2x का मान क्या होगा। चलिए लिखते हैं, ये हो गया 3x हो गया, उसके बाद क्या है 3x प्लस 2x है, ये हो गया 3x प्लस क्या हो गया ये 2x, 3x और 2x का क्या वैल्यू होगा, तो 3, यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। चलिए ऐसे x का वैल्यू कितना लेना है 5 लेना है, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 5, फिर प्लस है प्लस लिखिए 2, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई लिखिए, यहाँ पर कितना होगा 5 हो गया, तो वैल्यू हो गया 5 3 जा 15, 5 या 15 प्लस 3 5 दूना 10, 15 10 कितना हो गया 25 हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 25। देखिए 25 किस में है, तो यानी कि 117 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, पहले आयत बना लेते हैं। आयत में क्या होता है, यहाँ पर आयत में आप जानते हैं उसका जो सामने का भुजा होता है बराबर होता है, ऑपोजिट साइड होता है इक्वल, यानी कि ये जो जितना होगा यही होगा, ये जितना होगा वो इतना हो गया। कहता है कि क्षेत्रफल इतना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, तो दिया है 196 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब कहता है यदि इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ा होगा, ये 14 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई हमको पता नहीं है, इसको मान लो b, इसको सपोज करो l है, ये l है, ये है b। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जब भी आपका वैल्यू दिया रहे, और जब वैल्यू दिया रहे है ना, यानी कि क्षेत्रफल आयतन या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो कि आपको जानते हैं, उसका फार्मूला जानते हैं, तो एक वैल्यू दिया रहे और दूसरा चीज़ निकालना हो, उसका कोई यूनिट निकालना हो, तो वैसी स्थिति में क्या करना है, एक तरफ फार्मूला दूसरा तरफ वैल्यू। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला इधर लिखेंगे और वैल्यू इधर तो दिया ही हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन में है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुने चौड़ाई यानी l इंटू बी, ये क्या हो गया 196। चलिए l तो आपका दिया है कितना 14 और b कितना है, तो b नहीं दिया है, चलिए b लिख देते हैं 196। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई है या फिर कुछ नहीं है तो वैसी स्थिति में कटता है, तो ये क्या हो गया 14, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया 14, ठीक है, 14 का सेट कट जाएगा 196 तो 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर किस में है, तो 14 जो सेंटीमीटर है, हाँ अब देखिए 14 सेंटीमीटर किसी में नहीं है और इसका करेक्ट आंसर 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऐसा हुआ था कि आपका जो 2013 में पूछा गया था 6 to 8 मैथ साइंस में, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो है गलत दिया था, तो आयोग ने क्या किया सभी को इसका नंबर दे दिया था, यहाँ पर होना चाहिए कितना 14, तो इस प्रकार से यदि 14 रहता तो 118 का करेक्ट आंसर हो जाता ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिमेश एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है और उसे उसके मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है,
उसका लाभ क्या होगा। लाभ, और यहाँ पर आंसर देख रहे हैं कि प्रतिशत में है, यानी कि लाभ नहीं होगा, यहाँ पर लिखना चाहिए लाभ प्रतिशत क्या होगा। और लाभ प्रतिशत का आप फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है, वो होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, इतना आप जानते हैं, क्रय मूल्य होता है। यहाँ पे सेट कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर करना क्या है। अनिमेश एक टीवी को उसके मूल्य से 20% छूट पर बेचता है। अब देखिए छूट पर खरीदता है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो है ओरिजिनल जो दाम है, ओरिजिनल जो दाम है, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस जो है किसी वस्तु का, वो क्या है, टीवी का, वो क्या है, 100 रुपया है। सपोज कीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया में जो है उसका जो है खरीदा गया है। मान लीजिए कि अनिमेश जो है उस टीवी को जो है 20% छूट पर खरीदता है। सपोज कीजिए कि वो 100 रुपया दाम है टीवी का, उसको जो है क्या करता है, 20 रुपया का छूट मिल रहा है, यानी कि 20% छूट मिल रहा है, यानी 80 रुपया में ही खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो है टीवी का जो ओरिजिनल दाम है वो सपोज कीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया है। अब 20% छूट यानी कि 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 20% छूट करने का मतलब है कि 100 रुपये का चीज़ है तो उसको 80 में ही मिल रहा है, मतलब 100 में 20 घटा दीजिए, कितना हुआ, 80। तो यहाँ पर 80% ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स का 80% हो जाएगा। ये क्या होगा, क्रय मूल्य, इसका हो गया, इतना में क्या किया है, ये खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रहा है। अब बेच कितना में रहा है, विक्रय मूल्य का बात करते हैं तो आप लोग इजीली कर सकते हैं कि 20% ज़्यादा, यानी 100 रुपया उसका ओरिजिनल दाम है टीवी का, तो 120 में बेच रहा है, यानी कि 120% हो गया। 120% कितना, जितना दाम था उसका। तो यहाँ पर जितना दाम था, कितना दाम था, 100 रुपया, हमको पता नहीं है कितना दाम है, 100 रुपया में यदि दाम था तो 120 उसको मिल रहा है, यानी कि 100 में 120, यानी कि यहाँ पर 100 नीचे हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 80% को नीचे लिख सकते हैं 100 इंटू क्या लिख सकते हैं, x, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये हो गया 2 4 जा 2 5 जा हो गया, मिला जुला किसका वैल्यू हो जाएगा 4x बाय क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उसी प्रकार से इसको कीजिएगा, 120 बटे होगा 100, परसेंटेज को 100 लिखते हैं इंटू x, तो ये आपका कट के हो जाएगा, क्या होगा, 2 छक्के 12, 2 पचे 10, यानी कि 6x बाय 5। देखिए आप देखिए प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये चीज़ पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये 2 नंबर में आप जानते हैं ये 4x बाय 5 है, दूसरा है 6x बाय 5, दोनों में बड़ा कौन है, जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो वहां पर जो है न्यूमिनेटर जिसका ज्यादा होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। देखिए ड्यूटर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, अब ऊपर में क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब इधर क्या होगा, वैल्यू ज्यादा होगा, इधर वैल्यू ज्यादा हो गया। ये ने क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य कम हो गया, इसका मतलब लाभ हुआ। यहां से भी पता चल रहा है 20% क्या किया था, छूट में खरीदा था, यानी कि 100 रुपया दाम था तो 80 में खरीदा था, और बेचा कितना में, 120 में खरीदा। 20 रुपया उसको क्या हो गया कि ज्यादा उसको मिल गया, अधिक मिल गया, यानी 120 में बेचा, इसका मतलब लाभ हो रहा है। यहां से भी जान रहे थे, यहां से भी जान रहे हैं। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो मैं आपको फार्मूला बताया था, यहां पर सिर्फ रख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। लाभ प्रतिशत का मैं फार्मूला बताया था, इसका फार्मूला क्या होता है, लाभ गुने 100, तो लाभ यहां पर कितना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6x बाय 5, ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है 4x बाय 5। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा, ये मेरा लाइक फ्रैक्शन में है, 6x में 4x जाएगा तो क्या होगा 2x, हो गया 2x बाय क्या हो जाएगा 5। तो ये जो लाभ हुआ वो क्या हो जाएगा आपका 2x बाय हो जाएगा 5, लाभ गुने क्या हो गया आपका 100 हो गया। क्रय मूल्य कितना में खरीदा था, तो क्रय मूल्य यही है, क्रय मूल्य क्या है 4x बाय 5, तो ये होगा 4x, और क्या होगा 5 चल जाएगा कहाँ पे, ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, x भी खत्म हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा ये 50, यानी कि 50%, ठीक है। देखिए 50% किसमें है, यानी कि 119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है ए एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ए का कैपेसिटी जो है 6 दिन में है पूरा करने का, बी 10 दिनों में और सी 15 दिनों में वे एक साथ मिलकर काम पूरा करते हैं और रुपया 300 कमाते हैं, ठीक है। तो 2 दिनों के लिए उनकी मजदूरी कुल योग क्या है। देखिए
ये जो है तीनों मिल के कितना कमाते हैं 300। तो हम जान लेंगे कि एक दिन में आखिर वो जो है कितना कमाते हैं। ठीक है, नहीं वे एक साथ मिलकर पूरा करते हैं तो रुपया 300 कमाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जानना होगा कि एक दिन में तीनों मिलकर जो है कितना कमाता है। ठीक है, तो 2 दिन में जो है कितना जो है कमाएंगे, ये चीज़ हमको बताना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3 आदमी है, एक का नाम जो है ए है, दूसरा का नाम क्या है बी है, और तीसरा का नाम क्या है सी है। ठीक है, इसका हम बात करते हैं। एक दिन का जो कार्य क्षमता है ये आपका है, ये कंप्लीट कर सकता है कितना 6 दिन में। बी जो है कंप्लीट कर सकता है, वो कर सकता है आपका ये 10 दिन में, और सी कंप्लीट कर सकता है, ये कर सकता है आपका 15 दिन में। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों को पहले एलसीएम निकालिए। ठीक है, 6, 10 और 15, 6, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आप निकालिए तो वो हो जाएगा 30। 30 है, यानी कि कुल जो कार्य है, ये टोटल कार्य आपको पता चल गया कि कुल जो कार्य है वो है आपका, कुल कार्य आपका 30 है। अब देखिए 30 को 6 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 2। ये हो गया। इसका मतलब ये है एक दिन का जो कार्य क्षमता है वो कितना हुआ 5, बी का एक दिन का कार्य क्षमता वो है वो कितना हो गया 3, और सी का एक दिन का कार्य क्षमता जो है वो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात करते हैं, तीनों का एक दिन का हम बात करते हैं कि तीनों मिलकर यदि काम करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कुल कार्य मेरा कितना है, तो कुल कार्य है आपका 30 है, उसमें इसका तीनों मिला करके एक दिन का जो है कार्य क्षमता हम बात करते हैं 5, 3, 8 और 2 कितना हुआ 10, यानी कि ये हो गया आपका कितना हो गया 3 हो गया, 10 तिया 30 हो गया। और ये क्या हुआ, ये आपका निकल गया क्या समय, क्या निकल गया ये समय, यानी कि 3 दिन में जो है ये तीनों मिलकर यदि काम करना चाहेंगे तो उसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 3 दिन में, ये 3 दिन में हो गया। अब बात करते हैं कि इसका मतलब है 3 दिन में कितना रुपया कमा रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कमा रहे हैं 300 रुपया दिया हुआ है। मेरा कहना है 3 दिन में ये तीनों मिल के काम करते हैं तो ये कितना कमाते हैं 300 रुपया कमाते हैं, 300 रुपया कमाते हैं। यदि हम बात करेंगे एक दिन में कितना काम मतलब कमाएंगे, तो एक दिन में आप कहिएगा सर 3 दिन में ये सब 300 कमाता है, तो एक दिन में क्या करेगा 300 को 3 से डिवाइड कर दीजिए सर, पता चल जाएगा कितना 100 रुपया। एक दिन में कितना कमाता है 100 रुपया। तो पूछ रहा है बताओ 2 दिन में कितना कमाएगा, तो एक दिन के जगह में यहाँ पर कितना जीत रहा है, एक दिन का निकल गया। अब जितना दिन कहेगा उसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दिन का पूछ दिया तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 100 गुना क्या होगा 2, यानी क्या 200 रुपया। तीनों मिल करके जो है 2 दिन में कितना कमाते हैं 200 रुपया। अब देखिए 200 किस में है, यानी 120 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 200 रुपया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका टोटल कंप्लीट हो गया, आपका 120 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। यानी कि 2013 में जो आपका विश्व करके जो पूछा गया था, ये आपका 2013 में जो है 6 to 8 मैथ साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था मैथ्स में, टोटल आपको मैं जो है इस वीडियो में कंप्लीट कराया। तो ये मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।